बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का 2023 में इसे कंडक्ट कराया गया था। यहाँ पर आप देख पाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये मेजर पेपर है जूलॉजी का, जिसमें पेपर कोड और पेपर का नाम दिया गया है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें हम पेपर में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। जो वेरी सार टाइप का क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी करेंगे। बाकी जो लास्ट या लॉन्ग टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम देखेंगे किस तरह से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सेक्शन ए का। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में, और 10 क्वेश्चन में जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, यानी टोटल 20 नंबर का ये सेक्शन होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो 50 शब्द में आंसर लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहला है यहाँ पर ब्लड ग्रुप। यहाँ पर सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना है? ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट की बात करते हैं तो कार्ल लैंड स्टीनर ने इसे डिस्कवर किया था। और किस सन में? 1901 ईस्वी में। ये ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कितने ब्लड ग्रुप की खोज की? तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ए बी है, और ब्लड ग्रुप ओ है। जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें ए एंटीजन होता है, ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी होता है। उसके बाद बी में क्या होता है? बी एंटीजन, 1 मिनट, इसमें क्या होता है? बी एंटीजन होता है और यहाँ पर ए एंटीबॉडी पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ए और बी, ये दोनों एंटीजन यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर क्या होगा? नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ में, यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन यहाँ पर नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये दोनों एंटीबॉडी जो है ये पाए जाते हैं, दोनों एंटीबॉडी यहाँ पर मिलेंगे। इस तरह से बात करते हैं। अगर हम जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो इस तरह से हम ब्लड ग्रुप के बारे में समझते हैं। 50 शब्द में लिखने के लिए आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, यानी ये पहला जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर न्यूरॉन के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन क्या होता है? ये लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, ये आप समझ पाते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि बर्थ के बाद, यानी जब बर्थ हो जाता है, बर्थ के बाद इस सेल में कोई डिवीजन नहीं होता है, यानी इसमें जो है इस सेल में ये इसका कैरेक्टर है, नो डिवीजन आफ्टर बर्थ, यानी जन्म होने के बाद इस सेल में, हमारे बॉडी के इस सेल में कोई भी डिवीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस सेल में क्या एब्सेंट होता है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसके बाद न्यूरॉन की बात करें यहाँ पर, तो ये इसमें एक कैरेक्टर ये भी है कि इसमें लीस्ट पावर होता है रीजनरेशन का, यानी रीजनरेशन का बहुत कम पावर होता है, लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन।
लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन का होता है इसमें। उसके बाद बात करते हैं न्यूरॉन का दो कैरेक्टर होता है। अगर कैरेक्टर की बात करें तो उसमें दो कैरेक्टर आएगा। दो कैरेक्टर की बात करते हैं तो एक होता है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी किसका कैरेक्टर है? न्यूरॉन का। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता जिसमें ये सेल इम्पल्स को जनरेट कर सकता है। यानी ये क्या कर सकता है? ये जनरेट कर सकता है किसको? इम्पल्स को। इम्पल्स को जनरेट कर सकता है। उसके बाद कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है ये भी इसका कैरेक्टर है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है इम्पल्स का ये क्या करता है? तो इम्पल्स का ये कंडक्शन का काम करता है। तो इस तरह से इसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद और भी कैरेक्टर देखें तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो उसमें आपको जो है साइटोन मिलेगा। साइटोन जिसे सेल बॉडी या पेरिकैरियन भी कहते हैं। उसके बाद डेंड्राइट्स पाया जाएगा इसमें। डेंड्राइट्स मिलता है। और एक क्या मिलता है? एक्सॉन मिलता है। तो जो एक्सॉन होता है उसमें एक्सॉन इंड बल्ब होते हैं जहां पर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। तो इस तरह से ये न्यूरॉन का हमने एक्सप्लेनेशन दिया। अगला हम पढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, तीसरा क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। ये क्या पूछा गया है 50 शब्द में लिखने के लिए? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? तो आप कहेंगे कि ये क्या होता है? मोनोमर होता है किसका? या आप ऐसा कह सकते हैं, 1 मिनट, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये यूनिट होता है किसका? यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं इसको। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। एक क्या होता है? शुगर होता है। शुगर प्लस एक होता है N2 बेस और एक क्या होता है इसमें? फॉस्फेट होता है। ये तीनों मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होता है ये 2 तरह का होता है। एक राइबोस शुगर होता है और एक क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा। और यहाँ N2 बेस की बात करें तो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन या यूरेसिल होता है। अगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो थाइमिन होगा, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो यूरेसिल होगा। उसके बाद फॉस्फेट होता है। तो ये तीनों का एक एक मॉलिक्यूल मिलेगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या फिर आरएनए होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डीएमिनेशन। ये डीएमिनेशन क्या है यहीं पर देख लेते हैं। डीएमिनेशन क्या है? तो यहां पर क्या होता है? रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप। यहां पर क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप। डीएमिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप होता है। रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। और जिससे किसका निर्माण होता है? जिससे अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो अमोनिया है इसका निर्माण अमीनो एसिड से होता है। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है यानी अमीनो एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो उस अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को रिमूव करके अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो जिस प्रोसेस को हम डीएमिनेशन कहते हैं और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? तो ये हमारे लीवर सेल में होता है। किस में होगा? लीवर सेल्स में होता है। और लीवर सेल्स में अमोनिया बनेगा और फिर अमोनिया से किसका निर्माण होगा? यूरिया का निर्माण होता है जो हमारा क्या होता है? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है।
अगला हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्वेश्चन नंबर 5 है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये क्या होता है? तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। और यहाँ पर हम बात करें कि इसमें दो पार्ट होता है। एक होता है हीम और एक होता है क्या? ग्लोबिन। तो हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है? ये आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस होता है। और जो ग्लोबिन है ये क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? तो ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी का लगभग 33% जो भाग है वो किसके द्वारा बनता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा बनता है। हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड में लगभग जो है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन को शो करता है। इसमें क्या होते हैं? दो अल्फा चेन होते हैं और दो क्या होता है? दो होता है बीटा चेन। दो क्या होता है? बीटा चेन। ये अल्फा चेन जो होता है वो प्रत्येक चेन 141 अमीनो एसिड का बना होता है और जो बीटा चेन है वो प्रत्येक चेन 146 अमीनो एसिड का बना होता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर 12 ग्राम हीमोग्लोबिन से अगर कम होता है किसी भी पर्सन के ब्लड में तो ऐसे पर्सन को एनीमिक पर्सन कहता है। हीमोग्लोबिन में मेनली जो है वो O2 का ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए अगला हम पढ़ते हैं। इसमें अगला क्या पूछा गया? इसमें न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? यानी क्वेश्चन नंबर ये न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो ये मैसेंजर मॉलिक्यूल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ये मैसेंजर मॉलिक्यूल होंगे। इसमें दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक होते हैं एक्साइटेटरी। एक क्या होते हैं? एक्साइटेटरी। और एक क्या होते हैं? इनहिबिटरी होता है। एक क्या होते हैं? इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है किसका? एसिटिल कोलिन का नाम आता है। एसिटिल कोलिन है। उसके बाद इनहिबिटरी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर हो जाता है गाबा। GABA। तो यहाँ पर गाबा हो जाता है। तो इस तरह से आपको इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी दो तरह का न्यूरोट्रांसमीटर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर एसिटिल कोलिन को आप समझते हैं तो ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। यहाँ पर लगभग जो है हमारे बॉडी में नॉर्मली पाया जाता है। तो एसिटिल कोलिन और गाबा। गाबा को क्या कहते हैं? गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। इसको हम गामा ब्यूटारिक एमिनो एसिड कहते हैं। 1 मिनट। गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ये गलत हो रहा है। गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि ये सेल के सरफेस से जाकर बाइंड होते हैं और सेल को सिग्नल देते हैं जिससे सेल्स जो है वो किसी फंक्शन को परफॉर्म करता है। खास करके न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इंपल्स के कंडक्शन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब इंपल्स का कंडक्शन कराना होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है।
उसके बाद यहाँ पर एक्साइटेटरी में एसिटिल कोलिन के अलावा और भी होते हैं, जैसे नॉन एपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है और 5-HT है यानी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन है, डोपामिन, हिस्टामिन, ग्लूटामेट, ये सारे जो है क्या पाए जाते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं। गाबा में आपको बस ये इनहिबिटरी में गाबा मिल जाएगा और एक और मिल जाएगा जिसका नाम है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ग्लाइसिन भी क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके बाद इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं इसमें विटामिन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर विटामिन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ये क्या होगा, हमें जो है विटामिन्स के बारे में पढ़ लेना है। तो यहाँ पर विटामिन्स की बात करते हैं, तो विटामिन्स में क्या क्या मिलेगा आपको। देखो विटामिन्स जो है वो विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। तो यहाँ पर जो बी और सी विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ये कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल। कैसा विटामिन होगा यहाँ पर, वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। बाकी जो ए डी ई के ये क्या है, ये फैट सोल्यूबल होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन। यहाँ विटामिन बी जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बहुत सारे कोएंजाइम्स बनते हैं। क्या बनेंगे, बहुत सारे कोएंजाइम्स बनते हैं। तो इस तरह से ये विटामिन्स के बारे में आपको लिखना रहेगा 50 शब्द में। उसके बाद बात आती है किसकी, राइबोजाइम्स की। किसकी बात आएगी, राइबोजाइम्स क्या होता है। तो राइबोजाइम्स की बात करें तो राइबोजाइम्स यहाँ पर ये आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं और जो कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करते हैं, ये कैटालिटिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और ये जो है आरएनए स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं। इसमें हेल्प करेंगे, आरएनए स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं। तो ये राइबोजाइम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम लिपिड के बारे में। तो अगला जो है हम क्या देखते हैं इसमें, लिपिड। लिपिड के बारे में अगर हम पढ़ें तो लिपिड क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 9। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 9। लिपिड क्या होता है, लिपिड तो एक बायोमॉलिक्यूल होते हैं, ये बायोमॉलिक्यूल होते हैं, बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है और बेंजीन है, ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। इसमें ये क्या होता है, लिपिड, ये सॉल्युबल होता है। क्या होगा, सॉल्युबल होता है। तो इस तरह से लिपिड के बारे में पढ़ते हैं। तो लिपिड में कुछ कंटेंट होते हैं जैसे फैटी एसिड होता है, ग्लिसराइड्स होता है जिसे न्यूट्रल फैट कहते हैं, और स्टीरॉयड्स होता है, टर्पीन्स होता है, वैक्सेस होते हैं। ये सभी लिपिड के सब्सटेंस होते हैं, लिपिड के कंटेंट्स आप कह सकते हैं होते हैं। अगला हम क्या पढ़ते हैं इसमें, नेफ्रॉन के बारे में। अगला जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखते हैं नेफ्रॉन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। और नेफ्रॉन की बात करें तो इसमें 2 पार्ट होता है। एक क्या होता है, एक होता है यहाँ पर ये मेलपिगियन, मेलपिगियन कार्पसल्स, कार्पसल्स होता है। और एक क्या होता है यहाँ पर, ट्यूब्यूल्स होता है,
ट्यूब्यूल्स होते हैं। मेलपिगियन कार्पसल्स की, ये जो मार्सिलो मेलपिगी के नाम पर ये मेलपिगियन नाम रखा गया है। तो इस कार्पसल्स में दो चीजें होती हैं, एक बाउमेंस कैप्सूल होता है, बाउमेंस कैप्सूल होता है, और एक क्या होता है इसमें, ग्लोमेरुलस होता है। ये दो संरचनाएं होती हैं। ग्लोमेरुलस क्या है, ये क्लस्टर ऑफ आर्टरीज होता है या ब्लड वेसल्स होता है। बाउमेंस कैप्सूल ये कैसा होता है, कैप लाइक या कुछ जो है इससे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जहां पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान। उसके बाद ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, पीसीटी, उसके बाद हेनेलस लूप है, उसके बाद क्या है इसमें डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और क्या होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सीटी। तो ये स्ट्रक्चर्स होता है किसका, नेफ्रॉन का। तो इसमें हमने जो बेरी सार टाइप का क्वेश्चन था जिसमें 10 क्वेश्चन, उस 10 क्वेश्चन को हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, इससे रिलेटिव क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन को ये सेक्शन बी में देखते हैं। केवल 5 प्रश्नों को इसमें करना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है आपको 100 शब्दों में लिखना है, जिसमें यहाँ पर देख पाते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस ये दोनों ही प्रोसेस किस में पाए जाते हैं, हमारे लीवर सेल्स में मिलते हैं या मसल सेल्स में पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोजन के बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजन के टूटने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। इसमें जो भी डिफरेंसेस हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू नर्व फाइबर। नर्व फाइबर के थ्रू जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है उस ट्रांसमिशन को आपको पढ़ना है। उस ट्रांसमिशन में आपको सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, इन सब चीजों के बारे में समझना होगा। उसके बाद डिस्कस द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड। यहाँ पर आपको मोनोसैकेराइड का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ना है। तो मोनोसैकेराइड में आप क्या पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों को पढ़ना है क्या, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया, ऐसे तमाम जो है मोनोसैकेराइड्स जिनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है उसको आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्कस स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। आपको एंजाइम के बारे में पढ़ना रहेगा, एंजाइम से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। डिस्कस सम वाटर सोल्युबल विटामिन्स। वाटर सोल्युबल विटामिन्स की बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। विटामिन बी की बात करें तो इसमें कई कैटेगरी होती है, जिसमें विटामिन बी1 है। विटामिन बी1 जो जिसे थियामीन कहता है, जिससे कोएंजाइम बनता है जिसे हम टीपीपी कहते हैं या थियामीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। ऐसे और भी विटामिन बी से हम तमाम कोएंजाइम्स बनाते हैं। उसके बाद हीमोस्टेसिस है, ये ब्लड से रिलेटिव टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़कर रखना है। डिस्क्राइब सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को डिस्क्राइब करना है। सिट्रिक एसिड साइकिल को और भी किस नाम से जानते हैं, तो इसे क्रेब्स साइकिल, इसे जो है क्रेब्स साइकिल या इसे टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल में आपको समझना है क्या होता है, तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल होगा किसका, एसिटिल कोएंजाइम का, और एसिटिल कोएंजाइम से टोटल 12 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से सिट्रिक एसिड साइकिल को आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। इसमें आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 200 शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम देखते हैं डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म आपको पढ़कर रखना है। उसके बाद डिस्क्राइब एनी 2 इंडोक्राइन ग्लैंड्स, आल्सो डिस्कस हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम। आपको 2 इंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ना है। आप लोग इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है,
ऐसे लीवर है, पैनक्रियाज है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं सिर्फ उसी को पढ़ना है, यहाँ पर लीवर नहीं आएगा। लीवर तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आएगा, पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो आएगा। लेकिन केवल 2 ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको इसके आंसर में लिखना रहेगा, लेकिन आप सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को तैयार करते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। आपको स्केलेटल मसल फाइबर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। अगर हम स्केलेटल मसल फाइबर की बात करें तो इसे हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है 2 बैंड अल्टरनेटली पाए जाते हैं। एक ए बैंड होता है और एक आई बैंड होता है। आई बैंड होता है, उसके बाद यहाँ पर 2 जेड लाइन होता है। एक जेड लाइन, कई जेड लाइन होंगे, लेकिन यहाँ पर एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच की जो दूरी है इसको हम सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। सार्कोमियर हो जाएगा, जो क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको स्केलेटल मसल्स पढ़ना है। कार्डियक साइकिल पढ़ना है, यानी एक हार्ट बीट के दौरान हमारे हार्ट में जो भी इवेंट्स होते हैं उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। उसमें ड्यूरेशन दिया गया है, एक हार्ट बीट लगभग जो है 0.8 सेकेंड का टाइम लेता है। तो इस तरह से आपको कार्डियक साइकिल को तैयार करके रखना है। उसके बाद अगला हम देखते हैं डिस्कस वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आपको ब्लड के कंपोनेंट्स को पढ़ना है। तो ब्लड के कंपोनेंट्स में आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट तरीके से मिलेंगी। एक क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, और एक क्या होता है? कार्पसल्स होते हैं। प्लाज्मा में आपको प्लाज्मा प्रोटीन मिलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी भी पाया जाएगा। और यहाँ पर कंपोनेंट और कार्पसल्स की बात करें तो 3 हो जाएंगे। इसमें क्या क्या हो जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन तीनों के बारे में आपको देखना है। अगर हम यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये भी 5 प्रकार का हो जाएगा, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और क्या हो जाएगा इसमें? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी आगे चल करके 2 तरह का मेनली होगा, एक क्या हो जाता है? बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो इस तरह से ब्लड के कंपोनेंट्स को आपको तैयार करके रखना है। इस पूरे वीडियो में हमने 2023 में पूछा गया जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी का पेपर था उसको हमने डिस्कस किया। जितना हो सकता था क्वेश्चन का आंसर उतना हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। बाकी आप इस पेपर को समझ सकते हैं, इस पेपर को देख करके अपनी तैयारी किस तरीके से करना है इन सारी चीज़ों को समझ सकता है।